नमस्कार, मनी गुरु के एक और स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स दरों का ऐलान भी हो चुका है। 1 जुलाई से मौजूदा इंडायरेक्ट टैक्स दरों के बजाय जीएसटी की दरें लागू हो जाएंगी। नई दरें लागू होने के बाद कुछ गुड्स और सर्विसेज सस्ते होंगे, वहीं कुछ सर्विसेज पर आपको ज्यादा टैक्स भरना होगा। फिलहाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर 15% की दर से टैक्स देना होता है, लेकिन जीएसटी आने के बाद सभी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18% टैक्स दर होगी। इसका आपके पैसों पर और निवेश पर क्या असर होगा, जानेंगे आज के शो में। मेरे साथ है आनंद वाटी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ मिस्टर फिरोज अजीज। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज आपका। फिरोज, जिस तरह से जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सर्विसेज के लिए 4 स्लैब्स बनाई हैं, प्राइमरीली 5%, 12%, 18% और 28%। जहां तक फाइनेंशियल सर्विसेज का सवाल है, उसे 18% की ब्रैकेट में रखा गया है। इसका इन्वेस्टमेंट्स पर कितना असर देख रहे हैं? जो अभी मौजूदा 15% का सर्विस टैक्स था, उसे रिप्लेस हो जाएगा 18% के जीएसटी से। इससे क्या कुछ मार्जिनल इंक्रीज होगा, या फिर लॉन्ग रन में ये जो 3% का हाइक है, उससे कुछ मेजर इम्पैक्ट हो सकता है? जी देखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में ये परसेंटेज जो सर्विस टैक्स लगती है वो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पे लगती है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में, वो पूरी टर्म प्लान इंश्योरेंस में पूरी प्रीमियम पे ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज देयर विल बी डिफरेंट इम्पैक्ट। मेरे हिसाब से मार्जिनल इम्पैक्ट होना चाहिए ओवरऑल। स्पेसिफिक जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि पूरी प्रीमियम्स पे आपको ये 3% का इजाफा एक्स्ट्रा शेल आउट करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टर की पॉकेट पे एक डेंट कर सकता है। आपने म्यूचुअल फंड्स की बात की, क्योंकि सबसे इनफैक्ट जो फायदेमंद इन्वेस्टमेंट माना जाता है लॉन्ग रन के लिए, वो म्यूचुअल फंड्स ही हैं। तो कितना असर आप देख रहे हैं? जैसे 3% की आपने बात की, अभी क्या स्ट्रक्चर है बिसाइड्स नोइंग कि ये जो 15% है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? यानी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी जिनके म्यूचुअल फंड्स हम खरीदते हैं, वो देती हैं, और किस तरह के इस जंप से उन पर कितना बर्डन आएगा? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की फीस देखें, वो काफ़ी सिंप्लीफाई होके ओवरऑल उसको कहते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER कहते हैं, और उस पर सेबी ने कैप लगा रखी है 2.5% की। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये कैप ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो भी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल 3% का जो सर्विस टैक्स के बदले जीएसटी की बदले जो डिफरेंस 3% है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद अब्जॉर्ब कर लेगी, और वो निवेशक को पास ऑन करने की संभावना बहुत कम है। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर फेटर्निटी जो है, जो म्यूचुअल फंड के ब्रोकर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा भी इजाफा नहीं होने की संभावना है। तो जीएसटी विल हैव नेग्लिजिबल और नो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि जो डिफरेंशियल है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स अब्जॉर्ब करेंगी। डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आने की संभावना है, क्योंकि वो टोटल TER की 2.5% की लिमिट यूज नहीं हुई है उस कैटेगरी में। जिस लिमिट की आप बात कर रहे हैं, यानी जो एक्सपेंस रेशियो जो AMC हमसे चार्ज करती है हमारे फंड्स को मैनेज करने के लिए, वो अभी 2.5% है। इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिसके लिए 15% का ब्रैकेट था, जिसे आप रिप्लेस करके 18% जीएसटी लगेगा? देखिए, क्या होता है कि 2-3 काइंड्स ऑफ चार्जेस रहती हैं। एक लार्ज पोर्शन होता है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट फी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी होता है जो कस्टोडियन चार्जेस एंड लॉजिस्टिक्स चार्जेस। ये टोटल चार्ज पे ही कैप लगाई गई है। तो मैनेजमेंट फी जो सबसे लार्ज कंपोनेंट है, उस पे ये इंक्रीमेंटल टैक्स लागू होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फी एंड अदर एक्सपेंस जिसको कहते हैं, उस पे भी ये इंक्रीमेंटल लागू होगा। एंड आई होप दैट ये निवेशक को पास ऑन ना किया जाए, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ही अब्जॉर्ब करने की उम्मीद है। लेकिन हमने अभी तक कई एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बात की, यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड्स बेचती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी ये डिमांड ज़रूर है कि इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आने की ज़रूरत है। ये जो कैप है 2.5% की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर, इसमें कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्डन इसमें अभी की सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं, ये अगर 1 जुलाई से लागू होता है और 3% का जो इजाफा होता है, वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाएंगे, और उन्हें खुद ही अपने तक रखना होगा। जो आपने भी बोला कि या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो ब्रोकर्स हैं, उन्हें इसे खुद एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन लॉन्ग रन में क्या उनकी बुक्स पर असर पड़ सकता है? क्या इसका विरोध हो सकता है? और क्या सरकार सोच सकती है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इस कैप को हटा दिया जाए? ऐसा कुछ हो सकता है क्या?
बिल्कुल पल्लवी जी, एक्चुअली ये जो सर्विस टैक्स जो पहले लागू था, वो म्यूचुअल फंड्स के फीस पे और डिस्ट्रीब्यूटर फीस पे ये जीरो था, और म्यूचुअल फंड्स एग्जेम्प्ट थी, जो 2 साल पहले उनको इस ब्रैकेट में लाया गया है, और उसका भी विरोध हो रहा है एज वी स्पीक। और जब बढ़ रहा है इम्पैक्ट, आई एम वेरी श्योर, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है, और जो एक्स्ट्रा 2.5% की टोटल एक्सपेंस रेशियो की कैप हटाने की मांग जरूर होगी, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि दिस इज नॉट वेरी लॉन्ग रन सस्टेनेबल। तो अभी का इम्पैक्ट जो हम देख पा रहे हैं कि मामूली असर दिख सकता है, लेकिन ये असर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें पहले से एक कैप मौजूद है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे मैक्सिमम 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो या चार्ज वसूल सकती है आपको सर्विसेज देने के लिए। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जो म्यूचुअल फंड्स का जो इंडस्ट्री बॉडी है, एमपी या और तरफ से जिस तरह का जो वॉइसेस हैं, हो सकता है कि इस पर कुछ काम हो और इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज, हालांकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज, और फिरोज आपने कहा भी कि टर्म प्लान में अलग तरह से वर्कआउट होगा, यूलिप्स में ये अलग तरीके से वर्कआउट होगा, लेकिन अभी मौजूदा स्ट्रक्चर बताइए कि जो टर्म प्लान्स होते हैं, प्योर टर्म प्लान्स, उसमें पूरे प्रीमियम पर शायद टैक्स लगता है, लेकिन जो यूलिप्स होते हैं उसमें जितने प्रीमियम आपका यूज हो रहा है इक्विटी मार्केट के अंदर या अलग अलग फंड्स के अंदर, उस पर शायद टैक्स लगता है। तो वहां पर कितना असर देखने को मिल सकता है, और क्या इससे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके प्लान थोड़े महंगे हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इंश्योरेंस बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होता है टर्म प्लान, जो बहुत अच्छी कैटेगरी होती है, जिसमें निवेशक को डेफिनेटली अपना रिस्क कवर करना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा डेंट लगेगा, क्योंकि उधर प्रीमियम पे, पूरी प्रीमियम पे ये टैक्स लागू होती थी, जब 15% से 18% कर दी गई है। तो अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज की आपकी प्रीमियम थी, तो उस पे अभी आपको 300 रुपीज ज्यादा आपको पे करने पड़ेंगे 1 जुलाई से। सो ऑलमोस्ट 3% का टोटल प्रीमियम पे इंपैक्ट पड़ गया है। ये बहुत खराब न्यूज है टर्म प्लान्स के लिए स्पेशली, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट insurance plans, and that's been detrimentally impacted. So 10,000 rupees will become 10,300. And the next category, ULIP में इतना impact नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ mortality charge पे ही ये इम्पैक्ट होता है, और मेरे हिसाब से ओवरऑल प्रीमियम पे नॉट इवन 0.2%। ओवरऑल प्रीमियम अगर 10,000 रुपए की आपकी यूलिप की प्रीमियम है, तो उसमें सिर्फ 20 रुपए का इजाफा होगा। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर 10,000 रुपीज सालाना प्रीमियम था, तो उसमें 3% का जो इजाफा है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा कि 300 रुपये ज्यादा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो बिग टिकट हो सकते हैं इंश्योरेंस प्लान, यानी जिसमें सम एश्योर्ड ज्यादा हो, उसके वहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3% काफी बड़ा फिगर हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जो टर्म प्लान्स को लेकर धीरे धीरे पिकअप हुआ है ट्रेंड, और ज्यादातर लोगों ने ऑनलाइन टर्म प्लान्स चूज करना शुरू किया है, इसको थोड़ा हिट करेगा, इस पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है? डेफिनेटली नेगेटिव असर जरूर पड़ेगा, बट एक अच्छी बात यह है कि जैसे वक्त बीता है और जैसे कंपेटिटिवनेस इंश्योरेंस कंपनीज में आई है, तो टर्म प्लान्स की जो प्रीमियम्स हैं काफी घटी हैं। लास्ट 3-4 इयर्स में ऑलमोस्ट 30% से आपकी टर्म प्लान्स ऑनलाइन जाने पे बहुत कम है। तो उसका जो बेनिफिट मिल रहा था, उसका बेनिफिट थोड़ा कम होगा ये 3% के इजाफे से। बेसिकली ये डेफिनेटली मार्जिनल डेंट होगा, बट आई थिंक क्लाइंट्स विल अब्सॉर्ब एंड मूव ऑन। राइट। इनफैक्ट जो बाकी की कैटेगरीज हैं इंश्योरेंस की, जिसमें यूलिप, जिसे एज एन इन्वेस्टमेंट भी कई लोग खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस, हालांकि उसमें जो बीमा कवर होता है काफ़ी कम होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर मिलता है, तो लॉन्ग रन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यूलिप्स में अभी जिस तरह के फंड मैनेजमेंट और जो बाकी चार्जेस हैं, क्या उस पर ही ये टैक्स कैलकुलेट होता है? यानी जो टोटल प्रीमियम हम चुका रहे हैं, ओवरऑल प्रीमियम पे ये टैक्स नहीं लगता है? देखिए, ओवरऑल प्रीमियम पे फॉर्चुनेटली ये टैक्स नहीं लगता है, और ये सिर्फ मोर्टेलिटी चार्ज पे ही लगता है। ठीक है, यानी मैनेजमेंट फी जो है वो वहां बहुत कम असर होने की संभावना है, क्योंकि ओवरऑल प्रीमियम पे ये टैक्स नहीं लगेगा, और सिर्फ मोर्टेलिटी चार्ज पे ये इंक्रीमेंटल टैक्स 3% का लगेगा। और मैक्सिमम 10,000 रुपीज का वही उदाहरण ले, तो 10,000 रुपीज में सिर्फ 18 से 20 रुपए का इंक्रीमेंट होने की संभावना है।
ठीक है, यानी यूलिप्स जो आप खरीदते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, वहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं असर दिख सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर टर्म प्लान्स पर दिखेगा। साथ ही जो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं वैसे ही हम जानते हैं कि वहां पर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं होते हैं लॉन्ग रन में, भले ही वहां पर सिक्योरिटी जरूर आपको मिलती है लेकिन वहां पर जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम होता है। ऐसे में वहां पर टैक्स स्ट्रक्चर कितना बदल जाएगा और रिटर्न्स पर क्या इसका कोई असर दिख सकता है? हाँ, बिल्कुल। उसमें टर्म प्लान्स और एंडोवमेंट प्लान्स, ट्रेडिशनल प्लान्स एंड एंडोवमेंट प्लान्स, जो ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे डिफरेंशियल प्रीमियम, मतलब फर्स्ट ईयर की प्रीमियम पे 3.75 जो आज है वो 4.5 इंक्रीज हो जाएगी। 3.75 ऑन टोटल प्रीमियम टू 4.5 इंक्रीमेंट होगी, और सेकेंड ईयर से 1.87 से लेके 2.25 तक का इजाफा होगा बियॉन्ड सेकेंड ईयर। सो मार्जिनल इम्पैक्ट है, बट डेफिनेटली जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ऑलरेडी इसमें इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाते हैं ये पॉलिसीज, और लॉन्ग टर्म में भी इनकी रिटर्न अच्छी नहीं होती अनलाइक यूलिप, और उसमें ये फर्दर डेंट परफॉर्मेंस पे करेगा। तो ये इनकी जो रेलेवेंस है ऑलरेडी कम थी एक निवेशक के पोर्टफोलियो में, इनकी और रेलेवेंस कम होती जाएगी एज टाइम प्रोग्रेसेस। इनफैक्ट जो इंश्योरेंस की और भी कैटेगरीज हैं, फिर चाहे उसमें ऑटो इंश्योरेंस है या फिर कई लोग घर का भी बीमा कराते हैं, वहां पर कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? उसमें ये आपने वापस सही पहलू उठाया है। जनरल इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, फैक्ट्रियां, घर, मोटर, ये हेल्थ, ये सब जो इंश्योरेंस है, ये इनमें भी टर्म प्लान जितना ही लार्ज इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो भी प्रीमियम्स है उसमें 3% का इजाफा होगा। ये काफी बुरी खबर है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। उसकी जो कंपेरेटिवनेस है काफी कम होगी, और 300 रुपीज ऑन 10,000 रुपीज जैसे हमने टर्म प्लान पे कैलकुलेट किया वही। लेकिन अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, दूसरी कैटेगरी फिरोज, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में तो जैसे कैप है तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनीज कंज्यूमर पर बर्डन नहीं डाल सकती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टर्म इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस व्हेन यू आर टॉकिंग, क्या ये जो प्रीमियम में इजाफा, क्या उसमें प्रीमियम में इजाफा हो सकता है? यानी कि जो इम्पैक्ट दिखेगा टैक्स में बढ़ोतरी का, अब 3% का बर्डन अगर कंपनी पर पड़ रहा है तो क्या प्रीमियम्स में रेट्स ऊपर जा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसको ऑब्जॉर्व करने की संभावना बहुत कम है, जहां तक कि मेरी नॉलेज है। अब तक जो डिसीजंस हुए हैं एसोसिएशंस में इंश्योरेंस कंपनीज के, मेरे हिसाब से ये डायरेक्टली कंज्यूमर को पास ऑन होगा, और जैसे 15% सर्विस टैक्स पास ऑन हो रहा है, ये इंक्रीमेंट भी डायरेक्टली पास ऑन होगा, और कोई लिमिट नहीं है जस्ट लाइक इन म्यूचुअल फंड। सो इसमें निवेशक को ही ये बर्डन फोरगो करना पड़ेगा। यानी पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। 15% अभी आप देते थे, लेकिन आपको टर्म प्लान अगर आप ले रहे हैं 3% ज्यादा टैक्स लगेगा तो आपको महंगा पड़ सकता है, प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। वहीं अगर ऑटो इंश्योरेंस या घर का इंश्योरेंस भी आप लेने की सोच रहे हो, वहां पर भी जेब थोड़ी सी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बात करते हैं अब रियल एस्टेट स्पेस की। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल एस्टेट में, और एसेट्स के मुकाबले लिक्विडिटी उतनी नहीं होती है, वहां पर कितना बड़ा जंप आप देख रहे हैं? क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ जाएगी? वैसे ही सेंटिमेंट थोड़ा सा हर्ट हुआ डीमोनेटाइजेशन की वजह से। इनफैक्ट नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट को अगर मैं कोट करूं तो काफी ज्यादा फर्क डीमोनेटाइजेशन का देखने को मिला, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी काफी डेंट देखने को मिला है। कई सारी प्रॉपर्टीज रीसेल नहीं हो पा रही हैं। तो क्या रियल एस्टेट की जहां तक बात है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन और जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो दोनों में टैक्स स्ट्रक्चर शायद अलग अलग है, कितना असर देख रहे हैं आप जीएसटी आने का इन दोनों पर? देखिए, पहले जैसे आपने कहा कि दो डिस्टिंक्टली डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डर से प्राइमरी मार्केट में जो खरीदी गई हैं उसमें 1% का इजाफा हो जाएगा स्ट्रेट प्रॉपर्टी वैल्यू पे, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इन प्रॉपर्टियों पे। जब आप बिल्डर से एक अपार्टमेंट खरीदते हैं तो 3 किस्म के टैक्स लगते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और लास्टली सर्विस टैक्स। ये तीनों का जो एग्रीगेशन था, जो टोटल था 11% था।
अब वो बढ़ के 12% हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपकी अब 50,50,000 रुपीस की हो जाएगी, 50,000 रुपए बढ़ जाएंगे। 1% से टोटल सेल वैल्यू की बढ़त देखने को मिलेगी। तो दैट इज फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट पर्सपेक्टिव। जब आप बिल्डर से एक अपार्टमेंट खरीदते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि 12% की कैटेगरी में रियल एस्टेट आया है। 1% का जरूर पड़ा है इंपैक्ट। जब अगर आप सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हैं एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, ऑलरेडी यूज्ड प्रॉपर्टी को कोई किसी और बायर से आप खरीदते हैं, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले भी नहीं लागू थी और आगे चल के भी ये लागू नहीं होंगी, और सेकेंडरी मार्केट को बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करेगा, प्राइमरी को जरूर करेगा और 1% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। पल्लवी जी, लेकिन जहां तक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का सवाल है, जो लागत है बिल्डर की, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो वो इस्तेमाल करता है, उस पर अभी कितना टैक्स उसको देना पड़ता है, और जीएसटी के आने के बाद किस ब्रैकेट में वो रखा जाएगा, और बिल्डर के एंड से, क्योंकि अगर कोई भी बर्डन आता है तो वो कंज्यूमर को ही पास ऑन होगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है इस सेक्टर के लिए। आपको ऐसा लगता है क्या? ये बहुत नेगेटिव हो सकता है। देखिए क्या है कि जैसे ये रियल एस्टेट जो स्पेस है बहुत अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है, उसमें जैसे जैसे अब रेगुलेशन और स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर जीएसटी की वजह से आने की संभावना है, उससे ये रियल एस्टेट स्ट्रक्चर जो अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है उस पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगर बिल्डर की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो मटेरियल पे लागू हैं, उस पे उसको इनपुट क्रेडिट जरूर मिलेगा, तो एक्चुअली उसमें बिल्डर का थोड़ा फायदा जरूर होगा। क्योंकि अनलाइक इन द प्रीवियस रिजीम वो इनपुट क्रेडिट क्रॉस सर्विस, क्रॉस इंडायरेक्ट टैक्सेस के लिए यूज नहीं हो पा रही थी, आगे चल के हो पाएंगी, तो बिल्डर को थोड़ा फायदा होगा। बट आपने सही फरमाया कि रियल एस्टेट में ये जीएसटी की वजह से एक्चुअली फर्दर ड्रेंट पड़ेगा, और रियल एस्टेट की ऑलरेडी जो खराब स्थिति है और खराब होने की संभावना है। तो मौजूदा जो स्थिति है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर एक्साइज भरना होता है, वैट लगता है, और साथ ही सर्विस टैक्स, लेकिन अब जो कुल टैक्स देना होगा वो 11% के अंदर देना होगा, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए। और जीएसटी के तहत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जो टैक्स है वो रिवाइज हो गया है।